सिराजुल हक ने जमात इस्लामी के अमीर के तौर पर दूसरी बार हल्फ उठा लिया। दिलचस्प बात जमात इस्लामी के हवाले से ये है कि जमात इस्लामी के जो पहले अमीर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने जमात इस्लामी की इमारत 1941 से लेकर 1972 तक की और 1972 में जमात इस्लामी की इमारत से ख़ुद दस्तबरदार हुए और कहा कि अब मैं अपनी सेहत की बुनियाद पर दस्तबरदारी इख्तियार करता हूँ, क्योंकि इस उम्र में मैं जमात इस्लामी को आगे लेकर नहीं चल सकता। उनके बाद मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब ने जिम्मेदारियाँ इमारत की उठाईं। उनके बाद काजी हुसैन अहमद आए और काजी हुसैन अहमद साहब ने 2009 तक जमात इस्लामी की इमारत संभाली और इस दौरान वो कई तहरीकों का हिस्सा भी रहे। उन्होंने पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट भी बनाया 1993 में और जमात इस्लामी को लेके आगे चलते रहे। 1993 में उनके ख़िलाफ़ तकरीबन बगावत हो गई जमात इस्लामी में, लेकिन उन्होंने उस पर भी काबू पा लिया और 2009 में अगेन अपनी सेहत की वजूह की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को मज़ीद उठाने से कासिर हूँ। 2009 में काजी हुसैन अहमद के करीबी साथी थे सैयद मुनव्वर हसन, जो उस वक्त जमात के सेक्रेटरी जनरल थे, वो अमीर के तौर पर सामने आए। जमात के अरकान ने उन्हें मुंतखब किया और सैयद मुनव्वर हसन अब तक जमात इस्लामी की तारीख़ में वो वाहिद अमीर हैं जो सिर्फ़ एक टर्म यानी 5 साल के लिए अमीर रहे और 2014 में उनके वर्कर्स ने यानी जमात इस्लामी के अरकान ने उनको ओहदे से हटाकर सिराजुल हक को अपना अमीर मुंतखब कर लिया। 2014 से 19 तक सिराजुल हक साहब ने जमात इस्लामी की इमारत की और एक ऐसे अंदाज में की कि जमात इस्लामी की मकबूलियत हर गुज़रते दिन के साथ कम होती चली गई। 2013 में भी अगरचे जमात इस्लामी को बहुत मार्का नहीं मार सकी और उसने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा अलग होकर MMA से और सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल की, लेकिन जब इमारत सिराजुल हक के पास आई तो सिराजुल हक अपनी ख़ुद की सीट भी बरकरार नहीं रख पाए। नतीजा ये हुआ कि जमात इस्लामी इस वक्त सिर्फ 3 नशिस्तों तक महदूद हो चुकी है कौमी असम्बली में। सिराजुल हक के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि क्या तहलील होती हुई जमात इस्लामी को वो ज़िंदा कर सकेंगे या नहीं। जब उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब थी तो मैं वहाँ पर गया और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये तकरीब का ये सिलसिला यानी हल्फ बर्दारी पब्लिकली होना ये सिर्फ सिराजुल हक साहब के साथ ही मखसूस है। जब वो 2014 में पहली बार उन्होंने इमारत का हल्फ उठाया था तो मंसूरा के एक ग्राउंड में उन्होंने मीडिया के लोगों को मदऊ किया, अरकान जमात इस्लामी को मदऊ किया और बाज़ दूसरी जमातों के लोगों को भी मदऊ किया कि अपनी जमात का ये जो जमहूरी पहलू है लोगों के सामने ला सकें। और अब दूसरी बार जब उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब की जिसमें उन्होंने हल्फ उठाया, मैं ख़ुसूसी तौर पर यह देखने क्या था कि क्या सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी में कोई नई रूह फूंक सकते हैं। उनकी तकरीर सुनकर मुझे ऐसे लगा कि ये तो वही तकरीर है जो किताबों में लिखी हुई है कि 1941 में मौलाना मौदूदी ने अपने 75 रुफ़क़ा के सामने की थी। ये एक रवायती तकरीर थी जो जमात इस्लामी की इमारत का हल्फ उठाने वाला हर शख्स करता आया है कि इस्लाम को लाकर दम लेंगे, हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, हम दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी में देंगे। ये सारी बातें उन्होंने की और सारी बातों का हवाला उन्होंने मज़हब से तलाश किया और तमाम उमरा ने तकरीबन यही तकरीरें की और उस वक्त की मौजूदा हुकूमत पर उन्होंने कुछ तनकीद के निश्तर भी चलाए। सिराजुल हक साहब की तकरीर भी दरअसल उसी रवायत की एक नुमाइंदा तकरीर थी। इसमें कोई नयापन नहीं था। उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी को वोट इसलिए मिले कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, मुस्लिम लीग नून को वोट इसलिए मिले कि मुआशी तरक्की होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट इसलिए मिले कि ये तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन ये तीनों जमातें अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर सकीं और अब ये जमात इस्लामी एक राइटली कह सकती है कि अब हमें वोट दें। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि जमात इस्लामी अब हर गुज़रते दिन के साथ तहलील होती जा रही है और यही सिराजुल हक का सबसे बड़ा चैलेंज है। इतनी कम होती हुई मकबूलियत और जमात इस्लामी की कम मकबूल होती हुई दावत को क्या दोबारा सियासी तौर पर सिराजुल हक कोई रेलेवेंस दे सकेंगे या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो गुज़िश्ता कई सालों से जमात इस्लामी के हवाले से बिलउमूम और सिराजुल हक के हवाले से बिलखुसूस पाकिस्तान के जर्नलिस्टिक सर्कल्स में और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में
डिस्कस होता रहता है। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के फ़िक्री उफ़ुक़ पर अपने बहुत ज़्यादा असरात मुरतब किए हैं, लेकिन सियासी उफ़ुक़ पर हम देखते हैं कि जमात इस्लामी हमेशा एक छोटी क़ुव्वत या ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रेशर ग्रुप रही है। क्या प्रेशर ग्रुप से निकलकर एक सिग्निफिकेंट और इतनी बड़ी जमात बन जाना कि वो हुकूमत के बारे में कहे और लोग उसके बारे में संजीदगी से सोचें, मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी को इस सतह तक लाने के लिए सिराजुल हक को बहुत कुछ करना होगा। मैं तवक्को कर रहा था कि सिराजुल हक वो बात करेंगे नए यानी अमारत का हल्फ उठाकर जो बात उनसे पहले अपनी अमारत के आखिरी दिनों में सैयद मुनव्वर हसन ने भी ख़ुद पर्सनली मुझसे की और काजी हुसैन अहमद ने भी की। काजी हुसैन अहमद साहब से मैंने पूछा कि आपके ख़्याल में जब वो अमारत छोड़ रहे थे, क्या आपके ख़्याल में वो ऐसा कौन सा काम है जो बतौर अमीर आप जमात इस्लामी के लिए नहीं कर सके? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जमात इस्लामी के नज़्म को ब्यूरोक्रेसी बनने से नहीं रोक सका। जमात इस्लामी का नज़्म इसकी तरक्की के रास्ते में और नए ख़यालात के रास्ते में एक रुकावट रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी अमारत के दिनों में ये नहीं कर पाया। यही बात या इससे मिलती जुलती बात मुझसे मुनव्वर हसन ने भी की। जब उन्होंने अमारत छोड़ी, मैंने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने मुझे कहा कि जमात इस्लामी का नज़्म जो है वो इतना सख्त हो चुका है कि वो ब्यूरोक्रेसी का सा रवैया इख्तियार कर चुका है और सियासी जमातें इस तरह नहीं चला करती। सिराजुल हक जब नए नए आए 2014 में, तो उस वक्त ये ख्याल था कि एक नौजवान अमीर है, इसलिए ये शायद जमात इस्लामी के इस मजबूत नज़्म को कहीं इसमें कोई रखने पैदा कर लेगा कि जहाँ से नए ख़यालात जमात के अंदर आने लगे। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक हमने देखा कि नहीं हुए और 2019 में जो उन्होंने तकरीर की आज, वो सुनकर भी ऐसे लगता है कि आइंदा भी सिराजुल हक कोई नया रास्ता शायद नहीं निकाल सकेंगे और जमात इस्लामी वहीं रहेगी जहाँ पर ये मौजूद है, यानी हर चंद कहें कि है नहीं है।